बहुत रात हो गई है, बड़ा डर भी लग रहा है। हाथ में इतना पैसा लेके अकेले अकेले जाने में डर लग रहा है। सुना है इस तरफ आजकल चोरी डकैती भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। क्या करूं? तभी पीछे से चादर ओढ़े 2 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। शायद वे चोर डाकू थे। उन्होंने रतन के सिर पर जोर से वार किया और फिर उसका बैग छीनकर भाग गए। अंधेरी सड़क में वे दोनों गायब हो गए और रतन खून से लथपथ वहीं पड़ा रहा। नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मरोगे सब। अरे ये रतन कब आएगा रे? क्या पता, वो शहर गया है किसी काम से। बेटी की शादी है, इसीलिए शहर गया है खरीदारी करने। उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कब आएगा वो लड़का? कल ही तो आने वाला था, पर अभी तक तो नहीं आया। क्या पता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर उसके घर के हालत भी बहुत खराब है। आज उसकी बेटी को देखने वाले आने वाले थे और कुछ पैसों का लेन देन भी होना था, लेकिन पैसे नहीं दे पाने की वजह से लड़के वाले शादी तोड़कर वापस चले गए। क्या बोल रहे हो? वो ठीक कह रहा है। आते वक्त हम लोगों ने अपने आंखों से सब कुछ देख के आया हूँ। पता नहीं ये रतन कहाँ चला गया। अरे 3 चाय देना तो, उसके बिना महफिल ठीक जम नहीं रही है। हाँ, आपने ठीक कहा। पता नहीं लड़का कहाँ है और क्या क्या कर रहा है। श्यामपुर गांव के आखिरी छोर पर एक चाय की दुकान है। हर शाम गांव के कुछ लोग उस दुकान पर गपशप करने आते हैं। खासकर कुछ बुजुर्ग लोग दिन के अंत में कहानियों और चाय के लिए जमा होते हैं। लेकिन आज दुकान पर बुजुर्ग श्यामल दास और उनके 2 साथी पलाश और रंजन ही बैठे हैं। 2 दिनों से उनके समूह का एक सदस्य नहीं आ रहा है। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। बातें करते करते रात हो गई और दूसरी तरफ रतन की बेटी सीमा पैदल घर लौट रही थी। आज उसका मन बहुत खराब था, जिसका कारण आपने अभी अभी सुना। वो घर के करीब पहुंची ही थी कि पड़ोस की काकी और उनकी एक सहेली सड़क पर खड़ी बातें कर रही थीं। उन्होंने सीमा को देखकर ताना कसा। बड़ा शौक है शादी करने की। घर में खाने की लालच पड़ा है, पर सुखी की कोई तो कमाई भी नहीं है। लड़का कितना मेहनत से कैसी तरह घर चला रहा है, और इनको देखो शाही शादी करेगी। ऐसी बात होती तो मैं मेरी लड़की की गले घोटकर मार देती। एकदम ठीक कह रही हो दीदी। पता नहीं कहाँ से आ जाती है ऐसी खुदगर्ज लड़कियाँ। ये सब सुनकर सीमा शर्म से सिर झुकाकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो घर पहुंची। सीमा की आवाज सुनकर उसकी माँ कमरे में आई। क्या हुआ? तू ऐसी रो क्यों रही है? माँ, क्या मैं कभी तुमसे कहा कि मैं शादी उसी ही अच्छे घर में करूँगी? नहीं तो तू क्यों कहेगी? ये तो हमारा ही इच्छा था, पर हुआ क्या है मेरी बच्ची? पड़ोस के दोनों काकियों ने मुझे बहुत ही बुरा भला कहा। माँ, पापा कहाँ गए? वो भी जैसे ही मेरी ही गलती है। लोगों की आदत होती है टोन मारने की, तो दिल पर मत ले। और तेरा पापा शहर गया है, कुछ ही दिनों में लौट आएगी। लेकिन माँ, ये कलंक तो कभी नहीं मिटेगा।
और ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं करते बेटा। देखो सब ठीक हो जाएगा। मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है माँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहकर सीमा रोते रोते बगल के कमरे में चली गई। दूसरी ओर चाय की दुकान पर गपशप अभी भी चल रही थी। आसमान घने काले बादलों से घिर गया था। ठंडी हवा बह रही थी और बीच बीच में बिजली भी चमक रही थी। तभी श्यामल बाबू बोल उठे। चलो, अब इस गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल काका, इतनी गर्मी पड़ी है कि सहा नहीं जाता। बारिश होगी तो अच्छा ही होगा। आप लोग बैठिए काका, मुझे चलना होगा। आंगन में धान फैला हुआ है, उसे जल्दी से समेटना है। घर पर कोई नहीं है, बीबी बच्चे ससुराल गई है। चलता हूँ काका, आप लोग बैठिए। ठीक है, आओ। ये कहकर रंजन जैसे ही उठने वाला था, तभी एक आदमी चादर ओढ़े हुए दुकान के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। दादा, एक चाय देना तो। उसकी आवाज सुनकर सब उसे पहचान गए और अजीब नजरों से उसकी ओर देखने लगे। रंजन भी वापस बैठ गया। क्या हुआ रे तुझे? और तूने ये चादर क्यों ओढ़ के रखी है? और शहर से कब लौटा? बहुत ठंड है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए। इसके बाद रतन कुछ नहीं बोला और चादर ओढ़े हुए दुकान की एक बेंच पर बैठ गया। सब सुन लिया रतन। सुनकर बहुत बुरा लगा। तेरी बेटी की शादी टूट गई और उसके बाद तू आया। रतन जैसे बेमन से जवाब दे रहा था। घड़ी में रात के 8:30 बज रहे थे। पलाश और रंजन एक दूसरे का मुंह देखकर उठे और बोले, आज चलते हैं काका, कल फिर आएंगे। चल रंजन, चल। इसके बाद वे दोनों दुकान से निकलकर अंधेरी सड़क में गायब हो गए। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रतन चुपचाप बैठा था। ये देखकर श्यामल बाबू को बहुत बुरा लगा। वो बोले, आज दुकान पर और कोई नहीं आएगा। चाय की दुकान बंद कर दे। हल्की बारिश शुरू हो गई है, कब तेज हो जाए कहाँ नहीं जा सकता। चल रतन, घर चलते हैं। रतन ने खोए खोए अंदाज में जवाब दिया। हाँ, चलिए। श्यामल बाबू और रतन दोनों सड़क पर चल रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों साथ साथ चल रहे थे। अरे, तू इतना उदास क्यों है? चिंता क्यों करता है? बेटी के लिए फिर से नया रिश्ता आएगा। शायद भगवान यही चाहते थे। देख, उस घर में शादी होती तो शायद तेरी बेटी दुखी रहती, इसलिए शायद कुछ कारण की वजह से भगवान ने शादी तोड़ दी। चिंता मत कर, इससे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। श्यामल बाबू ने देखा कि रतन चुपचाप सड़क पर चल रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने सोचा कि शायद उसका मन बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने और कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप चलते रहे। अचानक उन्हें लगा कि वो अकेले ही चल रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने ही कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। वो ठिठक कर रुक गए और बगल में देखा तो सच में कोई नहीं था। अरे, रतन किधर गया? कुछ देर पहले ही तो वो मेरे साथ था। वो कुछ समझ नहीं पाए। हैरान होकर श्यामल बाबू फिर से चलने लगे। चलते चलते जब वो रतन के घर के सामने से गुजर रहे थे, तो अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी।
बच्ची, तू ये क्या कर दिया? मेरी बच्ची, तू ये क्या कर दिया? कौन करता है ऐसा? अब मैं किसके सहारे रहूंगी? तेरे बाप को भी कोई खबर नहीं है, और तू भी ऐसी समय पर। नंगी कोले। वो उस तरफ बढ़े। श्यामल बाबू धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमा हैं। तभी उनकी नजर सामने पड़ी, जहां एक सफेद कपड़े से ढका हुआ शव रखा था, और ठीक उसके सिर के पास रतन की पत्नी बैठी रो रही थी। रतन की पत्नी रो रही थी और बीच बीच में बेहोश हो जा रही थी। श्यामल बाबू को कुछ कुछ अंदाजा हो गया था। पास खड़े एक आदमी ने कहा, अरे श्यामलदा, सर्वनाश हो गया है। रतन की बेटी ने फांसी लगा ली। क्या बोल रहा है? पर क्यों? शादी टूट गई और बाप की भी कोई खबर नहीं है। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन मैंने तो रतन को आज चाय के दुकान पर देखा था। वो तो मेरे साथ ही आ रहा था। लेकिन क्या बोले? 2 दिन हो गए, रतन की तो कोई खबर नहीं है। सुना है शहर गया था गहने और पैसे लेने, तब से उसका कोई अता पता नहीं। नहीं, मैंने देखा है। सिर्फ मैंने नहीं, मेरे साथ रंजन और पलाश ने भी देखा है। क्या पता अब क्या किया जा सकता है। बेटी तो मर गई, अब क्या करे समझ नहीं आ रहा। 2 घंटे हो गए फांसी लगाए हुए। क्या सबको उसको पिता के लिए रखा जाएगा या अंतिम संस्कार कर दिया जाए? नहीं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। थोड़ा इंतजार करो, शायद अभी आ जाए। ठीक है, आपके बातों से थोड़ा देर रुक जाता हूँ। श्यामल बाबू वहीं एक तरफ बैठ गए। वो गांव के एक सम्मानित बुजुर्ग थे, इसलिए सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। देखते देखते सुबह हो गई। माँ का रो रो कर गला बैठ गया था। वो अपनी बेटी के शव को सीने से लगाए बैठी थी। अरे श्यामलदा, अब नहीं लगता कि रतन आएगा। सुबह हो गई, सबको और देर तक नहीं रखा जा सकता। ये सुनते ही माँ की चीत्कार से चारों तरफ हाहाकार मच गया। इधर सुबह सुबह खबर पाकर रंजन और पलाश भी वहां पहुंच गए। अरे रंजन और पलाश, चारों तरफ देखो तो शायद बेटी की इस हरकत के बारे में सुनकर कहीं बैठा हो। सबका संस्कार तो करना ही होगा। आज सूर्य ग्रहण है, पर उससे पहले ही सबका संस्कार करना होगा। अगर रतन मिल जाए तो उसे लेकर आओ, तब तक हम सबको लेकर शमशान ले जाते हैं। ठीक है काका। ये कहकर रंजन और पलाश रतन को खोजने निकल पड़े। वे चारों तरफ रतन को ढूंढने लगे और दूसरी तरफ शमशान में चिता सजाई जा चुकी थी। गांव वाले खड़े थे। कुछ ही घंटे में ग्रहण शुरू हो जाएगा, उससे पहले ही चिता को आग लगाओ। इतने में रंजन और पलाश शमशान पहुंच गए। वे श्यामल बाबू के पास आकर खड़े हो गए। नहीं, रतन कहीं नहीं मिला। तो अब क्या करे? कुछ नहीं किया जा सकता, आग लगानी ही होगी। देर नहीं कर सकते। हाँ, वही कीजिए। उन्होंने और देर न करते हुए चिता को आग लगा दी। इसके बाद रात में श्यामल बाबू सड़क से होते हुए घर लौट रहे थे। वो अकेले ही जा रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथ कोई और भी चल रहा है। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि
कि उनके साथ एक परछाई चल रही है। वो तुरंत ठिठक कर रुक गए। कौन कौन चल रहा है मेरे साथ? उनकी बात खत्म होते ही वो परछाई धीरे धीरे चादर ओढ़े रतन का रूप ले लेती है। उसे देखकर श्यामल बाबू काफी डर गए। कौन? मैं हूँ रतन। रतन तू? इसका मतलब तू? हाँ, मैं मर चुका हूँ। उस दिन ठीक इसी जगह पर डाकू ने पीछे से वार करके मुझे मार डाला था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं उस दिन शहर गया था पैसे और गहने लाने के लिए। ये सब तो तुम तीनों के अलावा कोई नहीं जानता था। मैं चोरी डकैती क्यों करूँगा? मेरे पास क्या धन संपत्ति का कोई कमी है? तू तो सब जानता है रतन। तो फिर किसने किया? उस दिन की बात से मैं यहीं रहता हूँ, पर किसी को नहीं देखा। वो चोर और डकैत अगर मेरे एक बार हाथ आए तो फिर मैं उन लोगों को सजा देकर ही छोड़ूंगा। मेरी वजह से मेरी बेटी। तू जो पैसे ला रहा था, ये बात रंजन और पलाश जानते थे। इसका मतलब? नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, दोनों को खत्म कर दूंगा। रतन, मेरी बात सुन। कुछ दिनों से यहाँ चोरी डकैती हो रही है। हो सकता है इस चीज में वो दोनों ना हो। इस तरह यहाँ चोरी डकैती करते हुए पहले किसी को नहीं देखा, लेकिन अगर एक बार पकड़ में आ गए तो सबको खत्म कर दूंगा। ये कहकर रतन की आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई और श्यामल बाबू भी वहां से चल पड़े। चलते चलते वो सीधे पलाश के घर पहुंचे। श्यामल बाबू ने कुछ देर पहले हुई सारी घटना पलाश को बताई। ये सुनकर पलाश का चेहरा बिल्कुल सूख गया। सुना तूने? ये सब हुआ? सभी तो सुन लिया काका, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया। अब क्या होगा? मैंने सोचा था कि कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं करेगा। उस दिन हम लोगों ने तो रतन को देखा था, उसके बाद रतन तो गायब हो गया। इसका मतलब उस दिन रतन एक प्रेत था। तो और मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ देर बात करके श्यामल दादू घर चले गए। रात के अंधेरे में चादर ओढ़े एक आदमी सड़क पर जा रहा था। चारों तरफ झींगुरों की आवाज आ रही थी। कुछ देर पहले बारिश हुई थी, इसलिए मेंढक भी टरा रहे थे। इसके बाद रतन उसके सामने आ खड़ा होता है। वो आदमी भी तुरंत रुक जाता है और रतन का भयानक चेहरा देखकर थर थर कांपने लगता है। तभी अचानक तेज हवा के झोंके से उस आदमी के चेहरे से चादर हट जाती है। रतन देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि चादर ओढ़ा पलाश था। पलाश डरते डरते बोलता है, अरे रतन, तेरी ये हालत कैसे हुई? क्यों, तू उस दिन का बात भूल गया? तुम लोगों ने ही तो मुझ पर पीछे से हमला किया था। नहीं, मैंने नहीं। एक इंसान को धोखा दे सकते हो, लेकिन एक आत्मा को कभी भी धोखा नहीं दे सकते हो। तूने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। हम लोग तो साथ में बड़े हुए हैं। तेरी भी तो एक बेटी है, फिर भी तूने ऐसा काम कैसे किया? मुझे पता नहीं था कि वो तू था। मैंने पहचाना भी नहीं। अगर जानता तो, तू और रंजन जानता तो क्या करता? इस तरह और कितने लोगों का नुकसान किया है तुम दोनों ने। पलाश डर के मारे हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। देख, मैं समझ नहीं पाया कि वो तू था। मुझे माफ कर दे, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। माफ कर दूं? माफ
कर दूं? इस तरह तूने कितने पिता के बच्चों का नुकसान किया है। हम सभी बहुत मेहनती लोग हैं। पैसा बचाना हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत मेहनत से हम लोग पैसे जोड़ते हैं और तुम दोनों ने मिलकर छी 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 छी। शायद माफ कर भी देता अगर मेरी बेटी ने ऐसा कदम ना उठाया होता। ये कहकर रतन पलाश की ओर बढ़ता है। इसके बाद रतन गुस्से में पलाश का गला मरोड़ देता है। पलाश एक जोर की चीख मारता है और वो चीख पूरे गांव में फैल जाती है। नहीं ना 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 ना। मैं आ रहा हूँ रंजन, आ रहा हूँ। दूसरी तरफ रंजन तब अपने घर के बाहर टहल रहा था। वो सोच रहा था। अचानक रंजन को पलाश की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि उसके सामने रतन खड़ा है। रतन का भयानक रूप देखकर रंजन डर से हक्का बक्का रह जाता है। मैंने कुछ नहीं किया रतन, मुझे पता नहीं था कि तू। अब तेरी बारी है। तुम लोगों ने उस दिन जानकर या अनजाने में मेरा जो नुकसान किया है, उसी नुकसान की वजह से मेरी बेटी चली गई। मेरी बेटी मेरी जान थी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। विश्वास कर, मैं नहीं जानता था कि वो तू था। सच कह रहा हूँ। जानकर भी तू क्या कर लेता? क्या पैसों की लालच तू छोड़ पाता? अचानक रंजन के चेहरे पर गुस्सा उभर आता है और वो कहता है, क्या सोचा है तूने? तू मेरे नुकसान करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे घर में स्वयं माँ तारा का वास है। देखता हूँ तू मेरा क्या बिगाड़ता है। ये कहकर रंजन दौड़कर पूजा घर के अंदर घुस जाता है। इसके बाद रंजन माँ तारा के पास रखा त्रिशूल उठाकर बाहर निकल आता है। आज किसकी आखिरी दिन है, अपनी आंखों से देख ले। मरकर भी जब शांति नहीं मिली, ले तो अब मिलेगी। ये कहकर वो त्रिशूल को रतन की ओर फेंकता है। लेकिन ये क्या, त्रिशूल बीच रास्ते में ही गायब हो जाता है। ऐसा लगा मानो सच्चाई के सामने झूठ ने हार मान ली हो। ये सब देखकर रंजन हैरान रह जाता है और दूसरी तरफ रतन खिलखिलाकर हंसने लगता है। इस बार किसकी शरण लेगा? अब तुझे कौन बचाएगा? ये कहकर रतन रंजन पर झपट पड़ता है और उसका गला दबाकर उसे मार डालता है। उसके बाद वो मां तारा की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहता है, माँ, मैंने अपने बदला ले लिया है माँ, लेकिन अभी भी 2 लोग बाकी है माँ। मुझे उन्हें दंड देकर ही शांति मिलेगी। इसके बाद रतन का शरीर धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाता है। अगले दिन सुबह उस गांव में एक साथ 4 लाशें मिलती हैं। उनमें से 2 पलाश और रंजन थे और बाकी 2 वे महिलाएं थीं जिन्होंने रतन की बेटी सीमा को उस दिन मरने के लिए उकसाया था।